Okay, assalamu alaikum everyone. I am late. Extremely sorry. Okay, assalamu alaikum everyone. Sorry, I got late today. Okay, लेकिन अच्छी खबर बताओ क्या है? What is the good news? Guess the good news. Anyone can guess the good news? यार ये छोड़ो, मिड से बड़ी बात है यार, मिड से बड़ी बात है। हल्की बात तो है नहीं, छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे छोड़ो, अबे इतना लेट आने के बावजूद भी हरीम नहीं अभी तक आई। हरीम साहिबा अभी स्टिल जो है, मैं तो ये सोचा था बस आज तो बेइज्जती होने वाली है। आज तो लगता है कि हरीम जो है पहले से बैठी हुई होगी और कहेगी कि अ, सर आप कितना लेट आए हैं, ये वो फलाने-ढिमाके। सो मैंने कहा यार ये तो इंटीग्रिटी का मसला आने वाला है। हाँ, कौन-सी वाली बात बताइए? अहमद कौन-सी वाली बात बेटा? मैं कौन-सी बात बोल रहा था? आई हैव नो आइडिया। जो आप गैस करने का बोल रहे थे। हाँ, गेस करने का मतलब ये है यार कि वो हरीम अभी तक नहीं आई। हरीम मेरे इतने लेट आने के बावजूद शी इज़ स्टिल लेट। यानी कि उसको ये लगता है कि सर के आने के बाद 10 मिनट बाद मुझे ऑनलाइन होना है। ये मैं दरअसल आई वाज़ टेकिंग इट वेरी पर्सनली, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई थिंक कि आते के साथ सबसे पहले मैंने देखा कि हरीम आई भी है, नहीं आई भी, वरना थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती हो जाती है। उस समय इतना लेट हो गया, मतलब दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक लेवल ना कि सर लेट हुए, ठीक है। सर इतना लेट हुए, सर बहुत लेट हुए। ओके फाइन, चलो लेट हुए। सर इतना लेट हुए कि हरीम भी सर से पहले आ गई। मकसद जो तो उसमें तो बिल्कुल कोफन डांस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो खैर इतना मतलब मैं लेट हूँ, सही इतना लेट नहीं हूँ। एनीहाउ सो कॉलेज में तरक्कियाती काम इंतहाई तेज़ी से जारी है और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा उस पे काम हो रहा है। सो एक तरह से ब्लेसिंग है कॉलेज के लिए, कॉलेज अपना काम कर रहा है और अभी मैंने अ, साथ वाले रूम के अंदर को ठोकम-ठाकी चल रही थी, तो वो रुकवा के फिर मैं आया हूँ अभी। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वी डिड द क्या नाम है इसका? अल्लाह करे जो आप लोगों ने दुआएँ माँगी हैं कि कॉलेज दोबारा से खुल रहे हैं और सीआई के पेपर्स होंगे, ये सारी दुआएँ जो हैं, ये कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी मेजरिंग द साइज़ ऑफ द बिज़नेस के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में, ठीक है? अच्छा मैंने आप लोगों से कल भी बात की थी। आपकी क्लास के बाद मैंने सर शोएब से बात भी की। तो वो कह रहे हैं यस सर हमारे पास कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है? वो जी वो बारिशों वाले दिनों के लिहाज से वो अपलोड नहीं हो सके और सो ऑन एंड सो। तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि जो बिफोर कॉलेज स्टार्ट्स, आफ्टर कॉलेज के अंदर ये था ना कि एक क्लास हो रही है, एक हो रही है। तो उसको तो हम कवर नहीं कर सकते, एक कैंपस थी, एक ऑनलाइन थी। लेकिन उसमें जो है क्या नाम है इसका जिस वक़्त कॉलेजेस नहीं खुले थे सितंबर एंड अगस्त, तो उसमें जो है जो क्लासेस हमारी आप स नहीं हो सकी हैं, रिकॉर्ड नहीं हो सकी हैं या पोर्टफोलियो पे नहीं है।
तो वो ज़रा टॉपिक्स ज़रा मुझे एक दफ़ा बता दें या समबडी डू दिस टायरिंग जॉब कि वो सिर्फ़ ये बता दें कि कौन-कौन से टॉपिक्स की वीडियोज़ एक्सिस्ट कर रही हैं। सही है? तो जो नहीं कर रही होंगी फिर मैं वहाँ से निकाल लूँगा एंड देन आई विल डू इट ऑन माय बिहाफ। खैर, तो अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है वी हैव टू टॉक अबाउट द बिज़नेस एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। बिफोर वी डू दैट, हम लोग ज़रा साइज़ ऑफ द साइज़ ऑफ द बिज़नेस से कोरिलेटेड एक एलिमेंट है दैट इज़ ग्रोथ। सही है? और उसके बारे में वो एक अदद ऑब्जेक्टिव भी है और उसको हम लोगों ने थोड़ा-सा पढ़ना भी। तो ये ज़हन में रखें कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें बहुत सारे हम लोगों ने जब ये यूनिट 1 स्टार्ट किया था, तो उससे मैंने बात की थी कि देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स। सही है? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं, जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सही है? उसमें आपका सप्लायर भी आता है, उसमें आपका कस्टमर भी आता है, उसमें आपके बैंक्स भी आते हैं, उसमें आपके एम्प्लॉइज़ भी आते हैं, उसमें आपके मैनेजर्स भी आते हैं, इवन उसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं कंपनी के। ठीक है? उसमें आपके शेयर होल्डर्स भी आते हैं। अब शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फ़र्क क्या है? शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिनका बिज़नेस में इंटरेस्ट भी है और उनका बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है? और ये भी ज़हन में रखें कि हमारे पास जब कभी भी इतने सारे लोग एक बिज़नेस को देख रहे होते हैं, तो हर एक का अपना-अपना एक कंसर्न होता है, ठीक है? और बिज़नेस इटसेल्फ एक और एंटिटी है जिसका अपना कंसर्न होता है। अब बिज़नेस के कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? जो बिज़नेस अचीव करना चाहता है, सही है? जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव मेरे आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लेक्चर का सर्टेन पार्ट कंप्लीट करना, सही है? पूरे महीने का एक ऑब्जेक्टिव होगा, वो मुझे अचीव करना है। पूरे टर्म का एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर पूरे साल का एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर 3-5 साल का एक ऑब्जेक्टिव होगा एंड सो ऑन करते-करते फिर मेरी लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव, सही है? सो इसका मतलब ये है कि हम फ्रॉम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव टू लार्ज ह्यूज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से हम लोग में मूव करते हैं, ठीक है? तो अब बिज़नेसेस जो हैं, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? और उनके ऑब्जेक्टिव्स में से जो मेजर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो बेस ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी बेस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या ये समझ लो कि इसके बगैर यानी कि ये स्विच ऑन एंड ऑफ वाली कहानी, सही है? स्विच ऑन ऑफ का मतलब ये है कि या ये होगा या ये होगा। ओके, वी हैव हरीम हियर एट लास्ट। तो अब पॉइंट ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस पर बिज़नेस ज़िंदा रहता है, ठीक है? अब बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही है? वो इन 2 की वजह से होते हैं या इन इन दोनों में से कोई एक होगा, सही है? ये 2 जो मैं अभी बात करूँगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है? और इन दोनों में से होने की वजह से ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से होने की वजह से बाकी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो टुट, टुट, टुट करके नज़र आना शुरू होंगे। सही है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पहला ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस के ग्रोथ, ठीक है? यानी बिज़नेस ग्रोथ जो है, इट्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? ग्रो करना है यार, बड़ा साइज़ लेकर आना है। सोल ट्रेडर से पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोऑपरेटिव या होल्डिंग कंपनी तक जाना है। क्यों? द रीज़न, सही है? अब उसके रीज़न्स हमने पढ़ने। फिर या ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रोथ होगा या दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा होगा सर्वाइवल। या तो मैं ग्रो कर रहा हूँगा या मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। ग्रो कब कर रहा हूँगा? जब अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे सामने नज़र आ रही है। सही है? सर्वाइव कब कर रहा हूँगा? जब अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आ रही होंगी और वही अपॉर्च्युनिटीज़ किसमें कन्वर्ट हो जाएँगी? मुश्किल कंडीशंस यानी थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर। यानी कि अगर मेरे सामने एक कंडीशन रखी हुई है, मेरे सामने से एक कंडीशन जैसे समझो कि मैं जा रहा हूँ और सामने से गाड़ी मेरे सामने से आ रही है, सही है? अब ये गाड़ी जो मेरे सामने से आ रही है, अगर इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं ग्रो करके उस गाड़ी को एक्वायर करने की या उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने की कोशिश करूँगा, तो मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर उस सामने से आने वाली गाड़ी के अंदर एक बंदे के पास गन है, सही है? और टैंक आ रहा है सामने से, तो अब ये मेरे पास कंडीशन जो है ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये मेरे पास क्या है? थ्रेट। तो मैं सर्वाइव करने का सोचूँगा, गाड़ी बचाने की कोशिश करूँ। सही है? सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी सिर्फ़ 2 तरह के रोड्स पे जाती है, या वो ग्रोथ पे जा रही होती है या वो सर्वाइवल पे जाती है। जब वो ग्रोथ पे जा रही होती है, यानी कि जो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होता है, तो उसमें वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना भी चाहती है।
सही है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि यार अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो ज्यादा से ज्यादा कमाते हैं। यार कस्टमर की जो है वो इनकम बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी है, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है? प्राइसेस बढ़ा देते हैं। मैंने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, महंगा नहीं बनाया, मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए। सो इसका मतलब क्या है कि फौरन से पेशतर हमें जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करती है तो हम बिजनेस की ग्रोथ की तरफ सोचते हैं। अब वो अलग बात है कैसी ग्रोथ हो, ठीक है? लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि यार कंज्यूमर की जो इनकम है वो गिर रही है, कम हो रही है, तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। व्हाट आई विल डू इंस्टेड आई सर्वाइव। ठीक है? तो वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पर मूव हो जाएगा? प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग। यार मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, चलो कम से कम इतना तो कमा लो जिसमें हमारा रोटी पानी और जो हमारी जस्टिफाइड एग्जिस्टेंस है वो कवर हो जाए। ठीक है? मीनिंग मैं कोई 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दिन के नहीं कमा रहा, मैं कोई तकरीबन 15-20 लाख रुपए दिन के कमा रहा हूँ। हाँ, इससे कम कमाऊंगा, सैटिस्फाइजिंग का मतलब क्या है? मैं अगर इससे कम कमाऊंगा तो मेरे लिए परेशानी है। याद रखना, बिज़नेसेस कभी भी लॉस में बंद नहीं होते, याद रखिएगा। बिज़नेस लॉस करने के करीब होते हैं तो बंद हो जाते हैं। ठीक है? सो ये चीज़ ज़हन में रखो कि हमारे पास अगर ये 3 लेयर्स हैं, सही है? ये लेयर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सही है? ये लेयर है प्रॉफिट सैटिस्फाइजिंग लेवल और ये लेयर है लॉस की। तो इसका मतलब है इन सब के दरमियान गैप्स हैं। सही है? कुछ इस तरह से चीज़ होगी। ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ऊपर होता है। हम कर रहे होंगे ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो क्या ही बात है भाई, बारे-न्यारे, रेल-पेल, नई-नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नई-नई मशीनरी आ रही हैं, नए-नए घर बन रहे हैं, वर्ल्ड टूर्स हो रहे हैं, क्या बात! लोगों की सैलरियाँ बढ़ रही हैं, हर स्टेक होल्डर खुश है, क्या बात है! क्या बात है इसमें? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है? प्रॉफिट सैटिस्फाइजेशन, सही है? प्रॉफिट सैटिस्फाइजिंग सॉरी, सैटिस्फाइजेशन नहीं, पता नहीं क्या वर्ड था। प्रॉफिट सैटिस्फाइजिंग। अब प्रॉफिट सैटिस्फाइजिंग जो है बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कम, ठीक है? यहाँ पर मैं कमा ज़रूर रहा हूँगा, सही है? यहाँ पर भी अच्छे पैसे आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि बुरे पैसे आ रहे होंगे, अच्छे पैसे आ रहे होंगे। लेकिन अब लिटिल बिट कंसर्न के साथ होगा या कि सिंस आई एम नॉट गेटिंग एज़ मच एज़ आई वाज़ थिंकिंग, सो अब मैं खर्चे तो करूँगा, अय्याशियाँ तो करूँगा, लेकिन वो अय्याशियाँ ऐसी होंगी जो शायद उतने स्केल की ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, तो मैं शायद अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे शायद मैं पाकिस्तान टूर पे जा रहा हूँ। टूर पे ज़रूर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट जेट्स खरीद रहा हूँगा, तो यहाँ पे मैं रीगो और इस वीगो और इस तरह की जो है वो गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ। सही है? अगर मैं यहाँ पर लोगों की इंक्रीमेंट्स जो है वो मैग्निफिसेंट लेवल के बढ़ा रहा हूँगा, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पर इंक्रीमेंट्स लग रहे हों, लेकिन इतने ज़्यादा ना लग रहे हों। सही है? तो यहाँ पर तो हर कोई पार्टी में होगा, यहाँ पर हर कोई मुस्कुरा रहा होगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? सही है? थर्ड वन इज द लॉस वेयर थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो कंपनीज जो हैं व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग पॉइंट टू दिस satisfying, they are happy, but when they basically fall from satisfying to loss, in due case in due case ही बिजनेस अपने आप को एकदम से क्लियर करता है कि ठीक है हम जा रहे हैं भाई, हमसे नहीं हो रहा। सही है? और वो बेच देता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस बंद करने का मतलब ये है कि या तो वो बिजनेस की एंटिटी किसी और को बेच दी जाती है या आप उस बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। सिंपल सी बात है। सो हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमने बात करनी है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजर लेवल के ऊपर होते हैं क्या? मेजर लेवल के ऊपर हमारे 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ग्रोथ का है और एक सर्वाइवल का। याद रखो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो ग्रो कर रहे हो या सर्वाइव कर रहे हो। ग्रो कब कर रहे होगे? जब अपॉर्च्युनिटीज़ सामने आएँगी, जब कमाने की पॉसिबिलिटीज़ सामने आएँगी, ऐसी कंडीशंस आएँगी जहाँ पर आप ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस आ गई जहाँ पर आपको लग रहा है, परेशानी लग रही है इस चीज़ की कि शायद आप कमा ना सकें। क्योंकि क्योंकि अब क्यों नहीं कमा सकें ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। शायद आपका जो जितना यूनिट आप बेच रहे हो, सही है? वो कम बिक रहा हो, ठीक है? या जो आप खरीद रहे हो जो चीज़ माल खरीद के आप बना रहे हो, वो महँगा होना शुरू हो जाए। और उसके बिहाफ़ पे अगर आप प्राइसेज़ को चेंज करना शुरू करो, बढ़ाना शुरू करो, तो कस्टमर इज़ नॉट रेडी टू बाय द पर्टिकुलर थिंग एट दैट प्राइस। ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली समथिंग वी नीड टू नो। तो एकदम से हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि देयर इज़ अ चेंज ओवर टाइम इन ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन भी आ चुका है एक दफ़ा पेपर के अंदर कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
ऑब्जेक्टिव्स चेंज क्यों होते हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, जरा जल्दी जल्दी से उसके नाम लेते हैं। पहला ग्रोथ, दूसरा सर्वाइवल। अब इन ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए अब क्या क्या चीजें चल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर इंक्रीज, मार्केट डोमिनेंस, सही है, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज, ब्रांड वैल्यू, सही है। सर्वाइवल के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, प्रॉफिट सेटिस्फाइजिंग लेवल, सही है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सही, सर्वाइवल में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, रिटेनिंग द मार्केट शेयर, सही है, कस्टमर बेस मेंटेन करना, ठीक है, कि कम से कम इतने कस्टमर्स हमारे पास होने चाहिए सो दैट वी कैन सर्वाइव, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट कि आपने किस तरह से टू स्टे कंपेटिटिव इन द मार्केट। कंपेटिटिव होने का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटर आपसे लड़ाई करने से पहले सोचे कि यार ये बंदा अगर मूड में आ गया तो नुकसान पहुंचा सकता है, मकसद ये हमसे जीत भी सकता है। अगर ऐसे कॉम्पिटिटर हो तो आप कंपेटिटिव हो, सही है। लेकिन अगर ऐसे कॉम्पिटिटर हो कि कोई आपसे लड़ाई करने के मूड में ही नहीं है, कह रहा भाई डर लगता है यार उससे, तो भाई नहीं 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 ऐसा तो नहीं करना, उससे लड़ाई तौबा तौबा, उससे नहीं करनी, किसी और से लड़ाई कर लो भाई, इससे नहीं कम्पीट करना। आप मार्केट में डोमिनेंट हैं, सही है। बीइंग कंपेटिटिव और बीइंग डोमिनेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं दोनों, सही है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, नन ऑफ द कंपनी आर विलिंग टू compete with you, सही है। यू हैव द मार्केट लीडरशिप, सही है, यू हैव द कंट्रोल, सही। एंड you basically not only controlling the market but also dictating the terms in the market। dictating the terms का मतलब है कि आप प्राइस सेट करते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप ट्रेंड सेटर हैं, सही है। जो आप कहते हैं आपकी बात मानी जाती है by the customers, by the competitors and by everyone, क्योंकि आप डोमिनेंट इतने ज्यादा हैं, सही है ना। सिमिलरली हमारे पास अगर आप कंपेटिटिव हैं, वर्ड में जितनी दफा भी वर्ड कंपेटिटिव बोलता हूं, इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटर जो है वो ओरिजिनली आपसे कंपीट करने से पहले थोड़ा सा सोचेगा, सही है, क्योंकि उसको लगेगा यार अगर मैं अच्छा हूं तो ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब डोमिनेंट नहीं अलग बात है, लेकिन ये बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको क्रश करके निकल जाऊं, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यू हैव टू स्टे कंपेटिटिव। आप डोमिनेंट नहीं बन सकते, दुआ तो यही कि सब डोमिनेंट बने, लेकिन आप डोमिनेंट नहीं बन सकते तो आपको कंपेटिटिव रहना लाजमी है। और अगर आप कंपेटिटिव नहीं रह पाएंगे, सही है, अगर आप कंपेटिटिव नहीं रह पाएंगे तो आपको दूसरी कंपनीज तोड़ के क्रश करके चली जाएंगी। अब ये तोड़ना या क्रश करने का मतलब क्या है, आपको खरीद लेंगी, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि एट टाइम्स, अब बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना यार तू रोता नहीं है, तेरे साथ कुछ होता हो तो, नहीं यार मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अबे यार तेरे ऊपर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कमरे में जाके बैठे कोने में बैठ के रो रहा होता है। सही है? सो पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को सर्वाइव करवाना है। भले आप बाद में बैठ के आप चीखें मार-मार के रो रहे हैं। लेकिन आपने कॉम्पिटिशन के अंदर बैठकर जो है यू मस्ट बी एबल कि आपने कंपैरेटिव रहना है। अदरवाइज़ आपकी मार्केट गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। Be it in any consumer good, be it be in any service industry, even in our teaching industry, जो टीचर्स बॉस टीचर्स मार्केट डोमिनेंट है, उनके नाम से एकदम से एडमिशंस आ जाते हैं, उनके नाम से जो है कोचिंग सेंटर्स या स्कूल्स या कॉलेजेस जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, सही है। उनके नाम पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका आना या उनका ज्वाइन करना समथिंग लाइक अ बिग थिंग, ठीक है। तो वो क्या है, मार्केट डोमिनेंट है, अपने अपने सब्जेक्ट्स में दे आर डोमिनेंट। लेकिन बात ऐसे है दे आर नॉट डोमिनेंट बट स्टिल इफ दे आर देयर वी विल से हाँ यार बुरी नहीं है चीज, इट्स गुड। बात ऐसे होते हैं कि अच्छा इसने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अबे इस कॉलेज को हो क्या गया है यार, वैसे इसको भी रख लिया उन्होंने। ये चीज जो है ना ये परेशान, ठीक है। कंपनी के लिए परेशान कौन है और उस बंदे के लिए भी जाहिर सी बात है परेशान कौन है, क्योंकि वो अपने वो मार्केट रेपुटेशन नहीं बना पाए। तो अगर आपकी मार्केट रेपुटेशन होगी तब आप उसको सही तरीके से डेवलप भी कर सकते हैं, उसके आगे आप चल भी सकते हैं, सही है। सो ये हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब ये याद रखो कि कंपनीज के हमने दो बातें आज करनी है। एक तो मैं आपको सारे ये लिस्ट डाउन कर दूंगा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, और फिर ये ज़हन में रखो कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये चेंज क्यों होते हैं? चेंज होने के
कुछ बेसिक रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 इसका ये है कि आपका जो कंपटीशन लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। सही है? बाज़ औक़ात आप सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है? आप सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों आपको तो अपने पता है। मकसद डूबते हुए इंसान के लिए साथ वाला डूब रहा है या जी रहा है, उसको उससे परेशानी नहीं। उसको यार मैं पहले खुद से सर्वाइव कर जाऊँ, बाद में किसी और को भी देखूँ। सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुद को तैरना नहीं आ रहा, वहाँ पर एक साहब है, कह रहे हैं बचाओ, 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 तो मैं उसको जाके बचाओ क्यों? नहीं भाई क्यों बचा के आओगे? पहले खुद तो बच जाओ। खुद तैर के ऊपर आ जाओ, बाद में चला जाए सर्वाइव कर लो पहले, बाद में बचा लेना जिसको बचाना है। और सामने जो खड़े हुए लोग हैं उनके सामने इंप्रेशन मारना है, तो बाद में लग जाएगा। भाई पहले ये ना हो कि इंप्रेशन मारते-मारते अपना मीम बन जाए। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ जो है, ये बिज़नेस को थोड़ा-सा देखना पड़ता है। देयरफॉर एट टाइम्स इट हैपेंस कि कॉम्पिटिशन जो है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। सही है? आपने पानी में आप जाके फॉर एग्ज़ाम्पल जाके गिरे, ठीक है? और पता चला कि जो आपको तैरना भी आता था, सही है? आपने कहा मैं नीचे लैंड करूँगा, ये तैरूँगा, वो बंदा उसको बचाऊँगा, वहाँ पे इंप्रेशन ओहो हो! फेसबुक पे ऐड, इंस्टा पे ऐड, 3 महीने बाद वैसे 2 महीने बाद वैसे फरवरी का महीना आ रहा है, 14 फरवरी तो भाई की बनती है। मकसद आप एयरप्लेन से नीचे गिर रहे हैं, सही है? नीचे आके पानी है, आपको पता है पानी में जाके लैंड करेंगे और आपने नीचे गिरते हुए अल्लाह मियाँ को याद नहीं किया, आपने ये प्लान कर लिया कि देखो मैं इस वक़्त गिरूँगा पानी के अंदर, मैंने तैर के ऊपर आना है, मैं उस बंदे को बचाऊँगा, ये सामने जो खातून खड़ी हुई है या जो पार्टी खड़ी हुई है, इसके सामने हो गई इंप्रेशन ओहो हो! भाई तो नेक्स्ट लेवल है भाई, क्या अपॉर्च्युनिटी है। तो आज तक इसलिए फॉरएवर अलोन था, अब अलोन नहीं होऊँगा, सही है? अब तो भाई एक ग्रेट किस्म का बंदा बन चुका है, अब वो पानी में जाके गिरेगा। उसके लिए वो क्या है? अपॉर्च्युनिटी। लेकिन उस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी गिरने के साथ ही बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, सही है? तूफान आ जाता है। अब आपकी तो रेपुटेशन की ऐसी की तैसी होने वाली है ना कि जो आपने इतने मकसद नीचे लैंड करते-करते 14 फरवरी ढूँढ ली आपने कि 14 फरवरी किसके साथ मनानी है। लेकिन ये तो आपका ग्रोथ था ना कि माशाल्लाह हम 1 अब 2 फिर 2 के बाद 10 तो ये चीज़ आपने सोची। आप तो ग्रोथ का सोच रहे थे, लेकिन जब आप लैंड करते हैं पानी के अंदर और एकदम से पानी में लैंड करने के बाद एकदम से बारिश और सैलाब आ जाता है, क्योंकि अनफोर्सीन कंडीशन है, तो एकदम से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। सही है? तो इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स अनफोर्सीन कंडीशंस भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं एंड जिसके लिए कंपनी प्लान भी नहीं करती, ठीक है? आप लैंड कर रहे हैं, पता चले आप भी ये सोच रहे हो, जो दूसरा बंदा आपके साथ गिर रहा था, वो भी ये सोच रहा था। अब आपके उसको देखा आपने, तुम भी ये सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। मैं तो वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। देखते हैं पहले कौन गिरता है। और कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया हमारा, सही है? तो अब फौरन से वैसे उससे जेब में से बाल-छाल निकाले, बाल बना अब हम नीचे गिर रहे हैं हवा से, ठीक है? बाल-छाल बनाए, ये चीज़ परफ्यूम-शरफ्यूम लगाया, पानी के अंदर छलांग मार। अब लड़ाई हो रही। अब इसकी लड़ाई नहीं हो रही कि पानी से निकलेगा कौन? लड़ाई इस चीज़ की हो रही है कि उस बंदे को बचाएगा कौन? किसका इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? सो देयरफॉर देयर आर सर्टेन कंडीशंस। माइट बी पॉसिबल कि आपके पास अब 2 कंडीशंस हमारे पास आ गई। कंडीशन नंबर 1 इज़ अ कॉम्पिटिशन, कंडीशन नंबर 2 इज़ अनफोर्सीन कंडीशंस। कन कंडीशन नंबर 3 योर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज। कंज्यूमर का बिहेवियर एट टाइम्स चेंज हो जाता है, सही है? आप गए छुप करके आपने पानी में लैंड किया, लैंड करके आपने लड़-झगड़ कर आपने वो जो बच्चा या जो भी कोई साहब थे उसको आपने बचाया, उठा के आप बाहर ले गए, जिसके सामने इंप्रेशन मारना था वो वहाँ पर है ही नहीं, चलेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो चुकी है, सही है? तो आपको फिर थोड़ा-सा महसूस हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत की और ग्रो कर रहा था, कस्टमर की जो प्रेफ़रेंस थी, वो ही चेंज हो गई, ठीक है? टेस्ट ही चेंज हो गया, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया, सही है? सो दिस इज़ आल्सो समथिंग जब कभी हम लोगों को देखना पड़ता है कि यार क्या मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज होगा या नहीं होगा? 4th कंडीशन कंपनी के इंटरनल डिसइकोनॉमीज़, ठीक है? अब कंपनी के अंदर के डिसइकोनॉमीज़ जो हैं, वो भी शायद एट टाइम्स या इकोनॉमीज़ या डिसइकोनॉमीज़ वगैरह जो होती हैं, वो भी एट टाइम्स ऑब्जेक्टिव्स चेंज करवाती हैं, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बिज़नेस है, तो छोटे बिज़नेस के सामने बहुत सारे बल्ब लगे हैं, सही है? हर बल्ब के ऊपर एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का नाम लिखा हुआ है, सही है? बल्ब बने हुए हैं सारे के सारे, सही है? और उनपे हर एक के ऊपर एक-एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का नाम लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा
लोग शुरू में कौन सी इकोनॉमीज हासिल करना चाहेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना चाहेंगे? ये बताओ मुझे। अगर आपके पास 6 डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखी हुई हैं, बल्क परचेजिंग, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, टेक्निकल, रिस्क बेयरिंग और मार्केटिंग, तो सबसे पहले कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपनी चाहेगी अचीव करना? बताओ। रिस्क बेयरिंग, ठीक है। एनीवन एल्स? बिल्कुल स्टार्ट में बिजनेस कौन सी अचीव करना चाहेगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल? वली कह रहा है रिस्क बेयरिंग। एनीवन एल्स? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। छोटा बिजनेस क्यों फाइनेंशियल सोचेगा भाई? अभी तो वो बड़ा होगा। देखो, फाइनेंशियल के लिए स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होना लाजमी है ना। तो फाइनेंशियल तो शायद नहीं होगी अभी। रिस्क बेयरिंग हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? कुड बी मार्केटिंग एज वेल। फाइन। सही है। चलो, दैट्स फाइन है ना। देखो, मार्केटिंग भी उस वक्त होती है जब उसकी ब्रांचेस ओपन होती हैं। तो वो सबसे पहले जो अचीव करना चाहेगी, या तो वो रिस्क बेयरिंग अचीव करना चाहेगी, या वो मैनेजरियल अचीव करना चाहिए, मल्टी स्किल्ड। सही है। या वो बल्क अचीव करना चाहिए। सीधी सीधी बात। तीन के अंदर उसको कंफ्यूजन हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास अवेलेबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कौन सी? जब आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही डिफरेंट अवेलेबल होंगी, फॉर एग्जांपल मैं एक वैसे बिजनेस में हूं जिसमें मैं छोटा बिजनेस जरूर हूं, लेकिन वहां पर मैं फाइनेंशियल सॉरी मैनेजरियल इकोनॉमीज हासिल ही नहीं कर सकता। मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऐसे चेंज हो जाएगा कि मैं अब किसी और चीज को टारगेट रखूंगा। यार, क्या मैं इसको बल्क पे खरीदता, पता चला वो चीज बल्क पे भी नहीं मिलती। तो यार, ये क्या बदतमीजी हो गई यार। मैनेजरियल है नहीं, बल्क अवेलेबल नहीं है, अब क्या रहेगा सर? रिस्पेयरिंग ही रह गया। करते हैं रिस्पेयरिंग, कुछ करते हैं। ठीक है। स्प्रेड करते हैं अपने बिजनेस को। अब जब ये चीजें हमारे पास आती है ना, तो ये ज़हन में रखो कि पहला हमारा फैक्टर जो बन गया, वो कॉम्पिटिशन बन गया। सही है। दूसरा, हमारे पास अनफोर्सीन कंडीशंस बन गई। ठीक है। तीसरा, हमारे पास कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस या कंज्यूमर टेस्ट चेंज बन गया, बिहेवियर चेंज बन गया। चौथी चीज आपकी इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमीज बन गई। ठीक है। कि आमतौर पे वो भी जो अवेलेबल इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज होती हैं, वो भी कंपनी को कभी-कभी करती है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हो बट यू आर नॉट फीलिंग गुड। सही है। तो आप वो क्लास कितनी ही एंजॉयबल हो, आप उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो। सही है। कितना ही लर्निंग का चांस क्यों ना हो, आप सब लोग ग्रो कर रहे होंगे, सब लोग अपना सीख रहे होंगे और आप सर्वाइव कर रहे होंगे क्लास में, क्योंकि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। आपने प्लान किया हुआ है क्लास के बाद मैंने कहीं किसी से मिलने के लिए जाना है, आप उसमें इतने खुश हैं कि क्लास की खुशी आपको खुश लगी ही नहीं दी। ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। सही है ना। अब लास्ट ईयर हुआ था। हाँ, लास्ट ईयर एक कॉलेज में मैं गया। ये पुल के दूसरी तरफ का कॉलेज है। सही है। मैं वहां गया तो क्लास शुरू की। तो एक बच्चे के पास मोबाइल, खातून के पास मोबाइल। तो मैंने अच्छा, मैं इस साल तो मैंने नहीं किया क्योंकि क्लासेस हमारी फिजिकल क्लासेस बहुत कम हुई हैं। लेकिन आई ऑलवेज डू कि मैं मोबाइल फोन से अपने पास रखवा लें। तो सबसे कहता हूँ, पहले आप अपने मोबाइल फोन सबमिट करवा दें, क्लास में जाके बैठ जाए और फिर हम पढ़ेंगे। तो आप बच्चा आमतौर पे विदाउट मोबाइल फोन क्लास में बैठा होता है, तो सारा फोकस उसका यहाँ पर। अब वो मोहतरमा बैठी हुई हैं, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, क्लास को पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखा। बैठी हुई ना, यूँ करके बैठी हुई और ना मोबाइल फ़ोन मुसलसल दिए। मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा मोहतरमा प्लीज़ आप क्लास की तरफ, पता चल गया था कि मोबाइल फ़ोन के पास है। तो लेकिन मैंने वो पॉइंट आउट नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो लगी हुई हैं, जी, 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 मैसेज, 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 नॉनस्टॉप। अच्छा, अब उसकी ना शक्ल पे मैं देख रहा हूँ ना, तो शक्ल पे भी ना उसकी परेशानी आ रही है कि वो वाक़ई वो शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड एंड शी इज़ वरिड अबाउट। तो मैं उस वक़्त पेपर 2 का मैं पास्ट पेपर सॉल्व करवा रहा था। सही है। और वो खातून
बिल्कुल नहीं सुन रही थी कि उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। सही है? अब पूरी क्लास सुन रही है एक्सेप्ट दैट लेडी। अब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटे इज देयर अ प्रॉब्लम? कह रहे सर 2 मिनट ज़रा रुकिए। ओके, मैंने कहा जरा 2 मिनट रुकते हैं, वो कुछ कर रही है जी। करने के बाद उसने ना यूं करके ना मोबाइल फोन रखा टेबल पे, उठी और जाके मोबाइल फोन टेबल पे रख दिया। मैंने उसे देखा, मैंने कहा काइंडली इलैबोरेट, क्या हुआ? नहीं सर, दुनिया में लोग जो है ना भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। अ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, फाइन। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, रादर आई वाज़। लेकिन मैंने कहा ओके, फाइन। मैंने कहा वाक़ई लोग बिल्कुल भरोसे का। सर उनकी जितनी इज़्ज़त कर लें ना आप, दिखानी उन्होंने अपनी होती। मैंने कहा ओके, ज़्यादा हो गई। ठीक है बेटे। और शी वाज़ हाइपर, शी वाज़ लिटरली हाइपर। ब्रेकअप-शेकअप हुआ था उसका। तो या तो अच्छी वाली लश वाली फाइट हुई। अब उसका ऑब्जेक्टिव टोटली अच्छा हो जाके बैठ गई। सही है? अब मुझे बताओ उस बच्चे का कितना परसेंट चांस होगा कि वो क्लास में बैठकर पेपर 2 बिज़नेस का समझे? 0। उसका उसका माइंड कहाँ पर होगा? उस पर्टिकुलर फड्डे पे। यानी कि वो जो एक सर्टेन, और बाकी पूरी क्लास का नहीं था, तो वो जो सर्टेन इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ है ना बिज़नेस की, वो इतनी ज़्यादा होती है टेंस कि उसको आस-पास की चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही, तो उसका ऑब्जेक्टिव उसी के लिहाज से होता है कि समथिंग इंटरनल इज़ हैपनिंग। और तकरीबन कोई 5 या 6 मिनट वो बैठी है बच्ची। उसे सर मे आई लीव द क्लास? क्योंकि उसे बैठ के कुछ करना तो था नहीं। वो आई है, उसने मोबाइल फ़ोन उठाया है, बैग उठाया, टक, 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 टक करके क्लासेस चली गई। ठीक है। सारी क्लास मुड़ के देख रही है। आई, सर क्या ख़्याल है? कब पढ़ते हैं? ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखना। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 5 डिफरेंट चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। कॉम्पिटिशन, अनफोर्सीन कंडीशंस, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरनल इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़, और 5वीं आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है? आज कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान की है, उसको गालियाँ दे रही है। सही है? पागल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गवर्नमेंट ने एकदम से, और वो क्या है, मुसलसल उसके अगेंस्ट जा रही है। हम राइट्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे। एकदम से गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फायदा देना शुरू कर देती है। वही लोग जो चीख रहे थे ना, वो चूमना शुरू कर देंगे उसको, क्योंकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ चुकी है। तो ऑब्जेक्टिव तो चेंज हो गया। सही है? तो ये चीज़ भी ज़हन में रखो कि ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते थे। अब जितनी चीज़ें मैंने बात की हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फ़ज़ूल एग्ज़ाम्पल्स, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है? ओके जी, सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव इन व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास। ठीक है? और कल ही हम लोगों ने बात की थी। आज हमारा जो कंडीशन है, इट्स नहीं भाई क्या हो गया? हाँ, अल्लाहू अकबर! 1 सेकंड रुको। ठीक है जी? बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स।
अब बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे पास, वो कौन-कौन से हैं? सर जी। सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता मतलब बिजनेस कॉस्ट का मिनिमाइज़ेशन कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन यही है। नहीं सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये तो कॉस्ट वो हुई ना गुड की प्राइस नहीं, नॉट नेसेसरी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, which is cost of production as well, direct or indirect expenses as well, anything that reduces the cost. ओके सर थैंक ठीक है? तो मकसद देयर आर सो मेनी, आप लिस्ट डाउन करना शुरू करो, छोटे-छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल आते हैं। ठीक है? तो हमने मेजर्स की बात की।
note. Okay. अच्छा जी, बाज़ औक़ात जो है लोग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव कहते हैं और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। अब फ़र्क क्या है? जो इनके दरमियान बेसिक फ़र्क जो है इनके इम्पैक्ट का है, सही है? यानी इन्फ्लुएंस का है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द बिज़नेस ऑब्जेक्टिव एंड अगर एक बंदा कहता है कि जी ये मेरा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है और बाज़ बंदे कहते हैं सर यही जो आप कह रहे हो ये मेरा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है। डू दे हैव द सेम मीनिंग? नहीं, इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। देयर इज़ ओनली वन रीज़न व्हाई दिस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव यानी कि वर्ड समझ के बात करनी है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट विद इन द बिज़नेस यानी बिज़नेस के डिपार्टमेंट्स पे, बिज़नेस के लोगों पे, सही है? आप इम्पैक्ट बताना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस बताना चाहते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। जैसे ही आपने उसका इन्फ्लुएंस जो है, वो आपने ना सिर्फ विद इन बिज़नेस बल्कि आउटसाइड द बिज़नेस भी इन्फ्लुएंस बताना शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंस ओवर सप्लायर, इन्फ्लुएंस ओवर कस्टमर, इन्फ्लुएंस ओवर योर कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। तो ये चीज़ आपकी एकदम से बन गई कॉर्पोरेट, सही है? अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कोई ऑब्जेक्टिव है, जो ऊपर लिखे गए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं टू स्टे फॉर एग्जांपल ये वाला ऑब्जेक्टिव लेता हूँ मैं, ठीक है? टू स्टे कंपैरेटिव। अब अगर मैं टू स्टे कंपैरेटिव के लिहाज से बात करूँ और उसका सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस कंपनी के डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करूँ कि जी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, दे फील गुड, हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, दे फील नरिश्ड और इनको पता चलेगा कि काम कैसे करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे कीप ऑन क्रिएटिविटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ आई कीप टॉकिंग अबाउट विद इन द बिज़नेस, दिस बिकम्स माय बिज़नेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है? लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ऐसा से बात करूँ कि टू स्टे कंपैरेटिव हाँ जी सर, क्योंकि वी रियली थिंक कि आवर सप्लायर्स बिलीव कि जो ज़्यादा कंपैरेटिव होगा, वो उसको ज़्यादा अच्छी कॉस्ट पे और ज़्यादा बेहतर सप्लाई क्वालिटीज़ के ऊपर वो काम करवाएँगे। तो ये मेरा बिज़नेस ऑब्जेक्टिव नहीं हो गया, ये मेरा क्या बन गया? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। सही है?
ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह, ठीक है। सो जाएं, हैव फन, एंजॉय। सर ये आखिरी का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा। देखा सर। ओके सर। गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।